हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप सब लोग बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और बढ़िया तरह से आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह में लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक और बाकी फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी सारा का सारा जो आपका क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है वो आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि किसी भी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर आपको एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद में आपसे ये कहा जाए कि भाई बचा हुआ कोर्स पढ़ने के लिए आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग अपने सब्जेक्ट्स की ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में अंडरस्टैंडिंग कर सकें, ज़्यादा बेटर तरीके से आप उनको समझ सकें एंड बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा बेटर तरीके से आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें, अच्छा स्कोर करें और साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म करें। इस नॉलेज की मदद से अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें, अच्छे करियर्स बनाएं और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोगों का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके। इसी ध्येय के साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आगे बढ़ रहा है और इसी के चलते, इसी कमिटमेंट के चलते हम लोग आप लोगों के सामने एक्सक्लूसिवली अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आते रहेंगे। तो इसी नोट पे हम लोग अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 उसका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसका 3rd चैप्टर, उसमें हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बातचीत को कर खत्म किया था। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग उन फैक्टर्स के बारे में बातचीत करेंगे जिसका ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ता है। तो क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिनके चलते हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है अफेक्ट होती है और किस तरीके से होती है। पॉजिटिवली कौन से फैक्टर्स हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, नेगेटिवली कौन कौन से फैक्टर्स हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सारी की सारी बातचीत जो है हमें आज के सेशन में कर खत्म करनी है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन चैप्टर नंबर 3, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये चैप्टर का नाम रहने वाला है और टॉपिक कौन सा रहेगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलें शुरू करते हैं। किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब आप ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हो तो प्राइमरीली 2 फैक्टर्स या 2 चीज़ें हैं जो उसकी पूरी की पूरी ग्रोथ या फिर उसकी डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। उसमें से एक चीज़ होती है हेरिडिटी और दूसरी होती है इन्वायरमेंट। दोनों के बारे में अब हम लोग जो है बातचीत करेंगे। हेरिडिटी के बारे में बात करने के पहले कई बार आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि भाई आप लोगों से आप किसी न किसी ने कहा होगा या फिर आपने किसी को किसी और से कहते हुए सुना होगा कि ये बच्चा तो जो है अपने पापा पे गया है या फिर ये बच्चा तो जो है अपनी मम्मी पे गया है, या फिर कोई आपसे कहता होगा कि आप तो जो है अपने पिताजी की तरह दिखते हैं या फिर आप अपनी माताजी की तरह दिखते हैं, इस तरीके से, या फिर आप अपने माताजी पे गई हैं आप या फिर आप अपने पिताजी पे गए हैं, इस तरीके से। तो ये बात आपने कईयों बार सुनी होगी। इसी तरह से कई बार आपने ये भी सुना होगा कि आपकी ये जो हैबिट्स हैं वो आपके या तो आपके फादर से मिलती हैं या फिर आपकी मदर से मिलती हैं। आपके माता पिता भी ये पर्टिकुलर एक्टिविटी इसी तरह से करते थे जैसे आप करते हैं। इस तरीके की बातें आपने कई बार सुनी होंगी। आपकी आंखों का रंग आपकी मम्मी पे गया है, आपके बाल जो हैं आपके पिताजी जैसे हैं, आपकी हाइट एकदम आपके पापा सी है, पीछे से तो देख के ऐसा ही लगता है जैसे वो खड़े हुए। इस तरीके की बातें आपने कई बार सुनी होंगी। अब ये सारी की सारी चीजें, बेसिक सवाल उठता है कि एक बच्चा आखिर अपने माता पिता के जैसा ही क्यों दिखता है या फिर उसकी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसके माता पिता से आइडेंटिकल क्यों होती हैं। उसका जवाब जो है हमको हेरिडिटी के बारे में पता करने से मिलता है। बेसिकली हेरिडिटी क्या है या फिर ये जो पूरी की पूरी बातें हैं इसके जवाब को अगर हम लोग तलाशने जाएं तो हेरिडिटी जो है एक शब्द में हमारे सवाल का जवाब बनता है। हेरिडिटी बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके चलते चाहे तो आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स हों चाहे आपके सोशल एट्रीब्यूट्स हों, वो एक पेरेंट से एक चिल्ड्रन में ट्रांसमिट होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके चलते एक बच्चे में माता से और पिता से आपके जो ट्रेट्स वगैरह हैं वो ट्रांसफर होते हैं और उसके चलते उसका जो अपीयरेंस होता है, उसकी कई सारी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट उसका जो कई हद तक बिहेवियरल आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सोशल एट्रीब्यूट्स वगैरह जो होते हैं वो आपके पेरेंट्स वगैरह से मैच करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि आपका वेट हो गया वो आपके पिताजी पर चला गया, या फिर आपकी जो हाइट हो गई वो आपके फादर पे चली गई, या फिर आपकी जो आंखों का कलर है या फिर आपका जो बालों का रंग है वो आपकी माताजी पर चला गया, फेस का जो स्ट्रक्चर है वो मम्मी पे चला गया या पापा पे चला गया। इस तरीके से अलग अलग आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो डिपेंड करती हैं आप हेरिडिटी के ऊपर और कितना ज़्यादा जो है फिजिकल
या फिर सोशल ट्रांसमिशन वगैरह, सोशल एट्रीब्यूट्स का ट्रांसमिशन पेरेंट्स से चिल्ड्रन में हुआ है। दूसरा जो फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी व्यक्ति के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा। इन्वायरमेंट का मतलब होता है, या फिर हम लोग फिजियोलॉजिकली अगर बात करें तो इन्वायरमेंट का जो मतलब है, इसमें दो चीजें आ जाती हैं बेसिकली। जितने भी आपको स्टिम्युलेशंस मिल रहे हैं, यानी कि वो सारी की सारी चीजें जो इस दुनिया में आने के बाद आपको मिलेंगी, जिसके चलते आपका सर्वांगीण विकास होता है, वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करने वाला जो है एनवायरनमेंट कहलाता है। तो इसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इस तरह से बोलते हैं, फिजियोलॉजिकली अ पर्सन्स एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सम टोटल ऑफ स्टिम्युलेशंस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल व्हिच इज रिसीव्ड फ्रॉम द कंसेप्शन। जब आपका कंसेप्शन हुआ है तब से भी, मगर मोर और लेस अगर जब आप दुनिया में आ गए हैं उसके बाद से भी, यानी कि जब आपका जन्म हो गया उसके बाद से भी, जो आपके अलग अलग तरीके के आपको स्टिमुलस मिलते हैं जिसके चलते आपका विकास होता है, उस चीज को कहा जाता है एनवायरनमेंट। अब स्टिमुलस में क्या क्या आ जाता है, वो खाना जो आप खा रहे हैं वो भी आपकी ग्रोथ में एक असर दे रहा है या फिर एक रोल प्ले कर रहा है। वो पानी जो आप पी रहे हैं वो भी इसमें एक रोल अदा कर रही है। वो सारी की सारी चीजें जो आपके आसपास चल रही हैं, वो आवाजें जो आप सुन रहे हैं, और जिसके चलते फिर आप उन सारी आवाजों के चलते एक सर्टेन तरीके की लैंग्वेज जो है उसका पैटर्न पकड़ने लगते हैं, और वक्त के साथ में आप जाने अनजाने वो लैंग्वेज बोलने लगते हैं। धीरे धीरे वो आपकी मदर टंग बन जाती है। ये भी जो है अपने आप में एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो इस तरीके की जो अलग अलग चीजें हैं, जो स्टिमुलेशंस हैं, जिसके चलते आपका पूरा एक व्यक्तित्व, आपका एक विकास जो है फिजिकल लेवल पर भी, फिजियोलॉजिकल लेवल पर भी, हर तरीके से जब होके तैयार होगा, इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी, तो उसको जो है हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। अब इन्वायरमेंट जो है इसके तीन पार्ट्स होते हैं, या इसके तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। सबसे पहले आपका फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, दूसरा होता है आपका सोशल इन्वायरमेंट, और तीसरा होता है फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। एक एक को डिस्कस करते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटर फिजिकल सराउंडिंग्स। These are both animate and inanimate which have to be manipulated in order to provide food, clothing and shelter। यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, जितनी भी आपकी बाहर की फिजिकल सराउंडिंग्स हैं वो सबकी सब इसमें आ जाती हैं। जितना, यानी कि जितनी भी हमें अपने आसपास में क्रिएशन या फिर फिजिकलिटी देखने को मिल रही है, जमीन हो गई, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जो भी पानी हो गया, वाटर बॉडीज हो गई, सब कुछ जो है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है। इसमें एनिमेट और इनएनिमेट दोनों तरीके की चीजें होती हैं। एनिमेट और इनएनिमेट का मतलब क्या हो जाता है, एनिमेट यानी कि जिनमें जान हो, और इनएनिमेट इसका मतलब जिनमें जान ना हो। अब हमें इन सब का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर हमको इनको एक खास तरीके से मैनिपुलेट करना पड़ता है, ताकि हमको खाना, कपड़े और शेल्टर, इस तरीके की जो हमारी बेसिक नीड्स वगैरह हैं, हमको वो मिलती रहे। जैसे कि एक पेड़ है, उससे आपने फल तोड़कर खा लिया, या फिर जमीन पर अगर आपने हल चलाया और हल चलाकर फिर आपने वहां पर खेती बाड़ी करी, खेती से आपको ग्रेन मिले, और उस ग्रेन की मदद से अनाज से फिर आपने आटा बनाया, आटा बना के आप रोटी बना के खा रहे हो। अब ये जो है, एक तो आपको एक जगह तो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली आपको कुछ खाने को मिल गया, दूसरी जगह पे आपने इन्वायरमेंट में एक प्रोसेस करी है, और उसके चलते आपने जो है उसमें से कुछ हासिल किया है। तो यही जो प्रोसेसेस वगैरह कर आप अपने वेलबींग के लिए इन्वायरमेंट में से कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हो, इसको बोला जाता है मैनिपुलेशन करना। तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोगों ने इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट कर खेती करी, या फिर अगर हम लोगों ने इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट कर अपने घर बनाए, काफ़ी सारी चीज़ें करी, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जिसके चलते हमको खाना मिलता रहे, कपड़े मिलते रहे, शेल्टर मिलता रहे, या फिर हमारी वेलबींग होती रहे, उसके लिए की जाने वाली सारी की सारी प्रोसेसेस वगैरह जहां पर होती हैं, वो फिजिकल एनवायरनमेंट कहलाता है। आगे ये कहते हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस सच एज वेदर, क्लाइमेट एंड फिजिकल एनवायरनमेंट आल्सो कंसिडरेबली इंपैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल चाइल्ड। अब अगर आप इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहो, आप अगर ये जो एनवायरनमेंट है जिससे आपको ये सारी की सारी चीजें मिल रही हैं, तो इसमें फिर जब आप रहोगे तो ये आपके ऊपर इन्फ्लुएंस भी डालता है। ठीक है जी। अब लेट से आप किसी रेगिस्तानी इलाके में पैदा हुए हैं, तो वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसमें से अब आपको जो भी आपका शेल्टिंग, फूड और क्लोथिंग, शेल्टर, फूड और क्लोथिंग मिलती रहे, वो एक अलग चीज़ है, मगर वो एक इन्वायरमेंट अपने आप में अलग है। वहाँ पे बारिश कम होती है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, जलवायु जो है थोड़ी सी शुष्क या फिर थोड़ी सी ड्राई है। तो इस तरीके के इन्वायरमेंट में अगर एक बच्चा बड़ा होगा तो वो एक अलग तरीके का इंसान बनेगा उस बच्चे के कंपैरिजन में जिसका जन्म जो है किसी ऐसे ही जगह पर हुआ है जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं थी, बारिश भी ठीक ठाक होती थी, और रेत वगैरह या उस तरीके के रेगिस्तान भी आपको देखने को नहीं मिलते थे जैसे पहले
वाले बच्चे ने देखे हैं। और ये दोनों बच्चे ऑल टुगेदर अलग होंगे उस बच्चे से जो रशिया या उसके आसपास में कहीं पे जन्म लिया होगा, जहाँ पे खूब बर्फ़ पड़ती रही होगी, जहाँ पे आपका जनरली उसने जो है साल में काफ़ी बड़ी मात्रा में बर्फ़ और सर्दी देखी होगी। तो पॉइंट ये है कि जिस इन्वायरमेंट में आप बड़े होते हो, कहीं ना कहीं उसका जो है उसकी उस फिजिकल इन्वायरमेंट का भी जो है आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, आपकी बिहेवियर में, आपकी बॉडी की हैबिट्स वगैरह में। अब अगर एक व्यक्ति अगर पूरी ज़िंदगी एक रशिया या फिर साइबेरिया के इलाके में रहा हो और आप उससे बोल दो, और वो पूरा ठंडा इलाका रहता है, टेम्परेचर जनरली आपका नेगेटिव में रहता है, उस आदमी से बोल दो कि भाई तुम रेगिस्तान में आके जो है सर्वाइव करो, तो उसको बहुत दिक्कत आएगी, लिटरली शायद उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा सर्वाइव कर पाना वहाँ पे रेगिस्तान वगैरह में, क्योंकि जहाँ पे वो रहा है वहाँ पे उसकी उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उसका एक तरीके से जो है ग्रोथ हुई है, उसका एक तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, वो एक अलग तरीके के इन्वायरमेंट से जो है इन्फ्लुएंस हुआ था, एक अलग तरीके के फिजिकल इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हुआ था, और यहाँ पर एक ऑल टुगेदर अलग तरीके का फिजिकल इन्वायरमेंट उसके पास में आ जाएगा। तो पॉइंट यही है कहने का कि जो वेदर कंडीशंस होती हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं किसी भी जगह के फिजिकल क्लाइमेट की, वो एक इंडिविजुअल चाइल्ड के ऊपर बहुत कंसिडरेबल इम्पैक्ट डालती हैं। और अगर आप ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा एक खास तरीके के क्लाइमेट में अगर आप रहते हो, गुजारते हो, तो उसके बाद में फिर एक दूसरे तरीके के क्लाइमेट में जाकर एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो जो है इन्वायरमेंट का फिजिकल एस्पेक्ट है। दूसरा आता है सोशल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? सोशल इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास की जो सोसाइटी है, हमारे आसपास के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सोशल लॉज वगैरह हैं, जो कस्टम्स हैं, जिसके चलते आपका ह्यूमन बिहेवियर किसी जगह पर रेगुलेट हो रहा है, उन सब का हमारे ऊपर जो असर पड़ता है वो सारी की सारी चीज़ें सोशल एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसको इस तरह से लेकर चलते हैं कि इंडिया में जो है एक अलग तरीके की सोसाइटी है। अब यहाँ पर जो सोशल इन्वायरमेंट है ऑल टुगेदर अलग है, इसका एक इंसान के ऊपर एक अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है। इसी की जगह अगर आप चाइना में चले जाएंगे तो चाइना का कल्चर और सोसाइटी और सोशल इन्वायरमेंट ऑल टुगेदर अलग है। कस्टम्स, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, खाना पीना, फूड हैबिट, सब कुछ ऑल टुगेदर अलग है। तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर एक अलग तरीके का इन्फ्लुएंस जो है उस एनवायरनमेंट का पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे एक अलग तरीके का कल्चर आपको देखने को मिलेगा। लैटिन अमेरिका में या फिर साउथ अमेरिका में आपको अलग तरीके का कल्चर। यूरोप के अलग अलग देशों में, रशिया में, सेंट्रल एशिया में आप आओगे या ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो वहाँ पे ऑल टुगेदर अलग तरीके का कल्चर देखने को मिलेगा। अफ्रीका में और ही अलग कहानी चल रही है। तो पॉइंट ये है कि आपके आसपास का समाज कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, सोशल कस्टम कैसा है, कौन सा रिलीजन माना जा रहा है, कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, किस तरीके की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, उन सारी चीज़ों का जो है आपको एक इम्पैक्ट अपने ऊपर समझ में आता है। अब ये कहीं ना कहीं जो है एक बच्चे की जो फिजिकल या फिर एक सोशल सेटिंग होती है उसको बहुत तगड़े तौर पर इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है जी, आप जिस पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हैं इसलिए नहीं मानते कि आप उसको लेकर पैदा हुए थे, आप इसलिए मानते हैं क्योंकि जिस घर में आप पैदा हुए थे उस घर में जो है उस रिलीजन को माना जाता रहा होगा। एंड इन ऑल सर्टेनिटी आपके आसपास के लोग भी उसी रिलीजन को मानते रहे होंगे, तो वो आप वक्त के साथ में आपने एब्जॉर्ब कर लिया, आपने अडॉप्ट कर लिया। इसी तरीके से लैंग्वेज की बात की, आप एक सर्टेन लैंग्वेज बोलते हैं तो इसलिए नहीं बोलते कि आप बचपन से उसको बोलते हुए पैदा हुए थे। आप जिस इन्वायरमेंट में रहे उस इन्वायरमेंट में वो लैंग्वेज बोली जा रही थी, तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली धीरे धीरे आपने उसको ग्रास्प करना शुरू किया और आप वो लैंग्वेज बोलना सीख गए। तो पॉइंट ये है, अब आप एक खास तरीके के अगर कपड़े पहनते हैं, लेट्स से आप धोती कुर्ता पहनते हैं, तो उसकी वजह यह है कि इसके दो रीजंस हो जाते हैं। पहली वजह तो यह है कि शायद वो जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से, वो जिसमें आप रह रहे हैं उस फिजिकल इन्वायरमेंट, उसके हिसाब से वो बहुत बढ़िया तरीके का परिधान है, कंफर्टेबल परिधान है। दूसरा, लगभग सब लोग उसी तरीके के कपड़े वहाँ पे पहनते रहे होंगे, उसी तरीके के कपड़े जो हैं उनमें वहाँ पे लोगों का गुजारा होता रहा होगा, तो वही आपको पहनाएगा, वक्त के साथ में वो आपका परिधान बन गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं जिसमें आपके ऊपर समाज का, आपके आसपास के लोगों के बनाए गए इंस्टीट्यूशंस का, सोशल लॉस का प्रभाव पड़ता है, ये सारी की सारी चीज़ें सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा हो जाती हैं। तीसरा है फिजियोलॉजिकल इज रूटेड इन एन इंडिविजुअल्स रिएक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन। वंस लव, अफेक्शन, इमोशन एंड फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड ब्रदरहुड विल स्ट्रेंथन ह्यूमन बॉन्ड विद वन अनदर। अब ये तीसरा वाला जो आपका एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट आ जाता है, जिसको हम लोग फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट या फिर फिजियोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट बोलते हैं, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है या फिर ये इस बात में रूटेड है कि आपका किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ में, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ में या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ में रिएक्शन कैसा रहने वाला है, और उसी के बेसिस पर जो है आपका कंडक्ट होगा और उसी से डिसाइड होगा कि उस चीज़ के साथ में आपका रिलेशनशिप किस तरीके का रहने वाला है। जैसे लेट से आपको किसी के लिए आपके मन में प्यार की भावना है, तो उस व्यक्ति के साथ में या उस चीज़ के साथ में जिसके साथ में आपको प्यार की भावना है या लगाव है, आपका रिएक्शन ऑल टुगेदर अलग होगा कंपेयर टू उस व्यक्ति के लिए या उस पर्सन
पर्सन के लिए जिसके लिए आपके मन में प्यार की भावनाएं नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी के लिए आपके मन में मित्रता की भावना है या दोस्ती या ब्रदरहुड का अगर आपके मन में भाव है, तो उसके साथ में आपका रिलेशनशिप और उसके साथ में आपका बिहेवियर जो है, आपका जो रिएक्शन है वो ऑल टुगेदर अलग होगा। और इन्हीं चीज़ों के चलते आपके ह्यूमन बॉन्ड जो हैं एक दूसरे के साथ में बनते हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप बनाते नहीं हो, कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे आपके बनकर तैयार होते हैं, वो स्ट्रेंथन होते हैं। वो ह्यूमन बॉन्डिंग जो है आपके फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस वगैरह पर निर्भर करती है, या फिर आपके रिएक्शंस वगैरह किस तरीके के हैं, आपकी थिंकिंग किस तरीके की है, उसके ऊपर निर्भर करती है। और कहीं ना कहीं फिर ये सारी चीज़ें जो हैं होकर तैयार होती हैं। तो हम लोग इन टोटल ये बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट के जो हैं ये 3 आपके प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो 2 आपके पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, एक हेरिडिटी हो गया और एक इन्वायरमेंट हो गया, इन दोनों का किसी भी व्यक्ति की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर आपको बहुत तगड़ा असर जो है समझ में आता है। हेरिडिटी के बारे में भी ये बात अपने को और ध्यान रखनी है कि हेरिडिटी जो है इसके ट्रेड्स बचपन से प्रेजेंट रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेरिडिटी के जो ट्रेड्स हैं वो इनेट होते हैं, यानी कि वो बचपन से प्रेजेंट होते हैं एंड वक्त के साथ में जो है फिर वो बढ़ते चले जाते हैं। मगर एनवायरनमेंट की बात की जाए तो कुछ चीज़ें जो हैं आपको बचपन से देखने के लिए मिलती हैं और कुछ चीज़ें वक्त के साथ में जो है डेवलप होती हैं। जैसे पैदा होते से आपके ऊपर फिजिकल एनवायरनमेंट का असर तो पड़ेगा, मगर सोशल इन्वायरमेंट का असर एक सर्टेन पॉइंट के बाद समझ में आएगा। और फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट काफ़ी वक्त के बाद में जब आप मैच्योरली बिहेव करने लगते हैं, कॉन्शियसली बिहेव करने लगते हैं, तब ये जो है रोल में आता है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का हमारी ग्रोथ और हमारे डेवलपमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है। देखिए, हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल है उन सारे इनबॉर्न ट्रेट्स के लिए जो एक व्यक्ति लेकर पैदा होता है, उसके इंस्टिंक्ट्स वगैरह के लिए, उसके इमोशनल और उसके फिजिकल ट्रेट्स वगैरह के लिए हेरिडिटी काफ़ी हद तक जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। इन्वायरमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मेंटल और सोशल ट्रेट्स के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आप लेकर पैदा होते हैं, मगर उनका विकास किस तरीके से होगा उसके लिए कुछ चीजें जो आप लेकर पैदा होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी हेरिडिटी, कि आपकी आंखों का रंग कैसा है ये आपके हाथ में नहीं है, आपकी स्किन का कलर कैसा है, आप किस नस्ल में पैदा हुए हैं, आप कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, काफी हद तक वो भी अब आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो आपके एनवायरमेंट वगैरह के ऊपर जो है आप लैंग्वेज वगैरह सीखते हैं, सारी चीजें हैं। तो एक बात जो है वो क्लियर है कि भाई इन्वायरमेंट, आपका जो हेरिडिटी है वो कई सारे आपके इनबॉर्न ट्रेट्स वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कई सारी आपकी इंस्टिंक्ट्स वगैरह के लिए, आपके फिजिकल ट्रेट्स वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक सर्टेन लेवल तक आप ये सारे ट्रेट्स वगैरह लेकर डेवलप, आप ये सारे के सारे ट्रेट्स लेकर आप आते हो दुनिया में, मगर इन ट्रेट्स का फिर अब आगे विकास कैसे होगा? ये कभी नहीं होता कि आप अपने पिताजी जैसे हैं मगर आप अपने पिताजी ही हैं, यानी कि आपके फादर जैसे हैं आप एग्जैक्टली उनकी कार्बन कॉपी हैं। आपका अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, आपका अलग सोचने का तरीका होता है, बात करने का तरीका अलग होता है। आप एक कॉमन बात ले लेते हैं, आपकी हैंडराइटिंग और आपके पापा की हैंडराइटिंग बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी नहीं होगी, मैच नहीं करती कभी भी। उनकी अपनी एक अलग हैंडराइटिंग है, आपकी अपनी एक अलग हैंडराइटिंग है। इसी तरीके से आपके जो आपका बिहेवियर है, आपकी जो कई सारी हैबिट्स वगैरह हैं, उसमें कुछ चीज़ें उनसे अलग भी होंगी। खाने पीने की पसंद लेट से अलग हो सकती है, आपके जो म्यूज़िक और आपकी जो मूवीज़ वगैरह हैं उसकी पसंद अलग हो सकती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अलग हो सकती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं डिफर कर सकती हैं, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारे ट्रेट्स आप उनसे लेकर जन्मे हैं। इसकी वजह यह है कि वो इन्वायरमेंट जिसमें इन सारे मेंटल एंड सोशल ट्रेट्स का डेवलपमेंट होना है, वो इन्वायरमेंट भी जो है काफ़ी हद तक इनके डेवलपमेंट के साथ साथ इनको इन्फ्लुएंस भी करता है, जिसके चलते आपकी जो पर्सनालिटी होती है उसको अपना एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर मिलता है। यानी कि आप अपने माता या पिता की एक कार्बन कॉपी नहीं हो जाते, एग्जैक्ट आपका अपना खुद का एक कैरेक्टर भी होता है, आपकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको अपने कॉन्शियस में ध्यान रखना है। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं हेरिडिटी और आपका इन्वायरमेंट जो है ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कुछ चीजें जो आप लेकर पैदा होते हैं जिसके पीछे हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल है, और कुछ चीजें जिनका विकास होता है जिसके चलते आपका व्यक्तित्व बनता है, एक सर्टेन इंसान आप बनकर तैयार होते हैं, उसके लिए आपका इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों जो हैं उसके चलते फिर आपका ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट वगैरह जो होती है। तो इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री हैं जिस तरीके से सीड और सॉइल होती है। यानी कि बीज अपने आप में नहीं पनप सकता, और जब तक आपका मिट्टी जो है उसमें बीज नहीं डाला जाएगा तो वो अपने आप में जो है पेड़ नहीं उगा सकती। आपको बीज और मिट्टी दोनों की जरूरत पड़नी है, सीड और सॉइल दोनों की जरूरत पड़नी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। शिप एंड वेव, कि आपका जो जहाज है वो बिना वेव्स वगैरह के आगे मूव नहीं कर सकता, या फिर वेव जो है अगर जहाज नहीं है तो किसी चीज को ऐसा मूव नहीं करा पाएगी, इस तरीके से। तो सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर रेगुलेटेड बाय द सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एंड
और वेयर एन इंडिविजुअल लिव्स। तो अब यहां से कुल मिलाकर आप ये बात कह सकते हैं कि आपका जो ग्रोथ हो गई, आपकी जो डेवलपमेंट हो गई, अलॉन्ग विथ ये जो फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स आप लेकर पैदा हुए हो, उसके साथ में ये किस तरीके से रेगुलेट होगी, किस तरीके से डेवलप होगी, किस तरीके से क्या होने वाला है, वो उस सराउंडिंग पे डिपेंड करता है जिसमें कोई व्यक्ति वगैरह जो है जन्म लेता है और जीता है। ठीक है जी, इसको अपने को ध्यान रखना है। तो ये जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर असर डालता है। इसके बाद जो अगला फैक्टर आता है जिसका आपकी ग्रोथ या फिर आपके डेवलपमेंट के ऊपर एक आपको इंपैक्ट या फिर असर देखने के लिए मिलता है, वो होता है आपके जेंडर का। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं कि आपका जो जेंडर है, यानी कि आप मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट असर जो है ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। एक कपल है, लेट से उनके 2 बच्चे होते हैं, एक आपका मेल है और एक आपका फीमेल है। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो दोनों भाई बहन हैं, उनकी शक्लें शायद आपस में मिलती होंगी, वो एक ही तरीके के एनवायरनमेंट में पलेंगे बढ़ेंगे, एक ही जैसी भाषा बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली एक ही जैसे स्कूल में, एक ही स्कूल में जाएंगे, लगभग शिक्षा दीक्षा भी एक ही जैसी मिलेगी, खाना पीना रहन सहन सब कुछ एक जैसा होगा। मगर उसके बाद में भी एक जो लड़की है उसका अपना एक अलग जो है डेवलपमेंट होता है, एक लड़का जो है उसका अपना एक डेवलपमेंट होता है। और ये दोनों एस्पेक्ट्स पर लागू होता है, फिजिकल एस्पेक्ट्स पर भी और आपका मेंटल एस्पेक्ट्स पर भी, उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पर भी जो है आपको ये चीज देखने के लिए मिलती है। तो जेंडर जो है वो भी आपकी ग्रोथ में, आपकी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से या फिजिकल एस्पेक्ट की अगर बात कर लेते हैं, जनरली ऐसा होता है, एक्सेप्शंस आर देयर, मगर जनरली लड़के जो हैं वो टॉल होते हैं, थोड़ा सा उनका जो अगर आप इन कंपैरिजन टू गर्ल्स बात करें तो थोड़ा सा हैवी होते हैं। ठीक है जी, और ये सारी चीजें होती हैं। मगर लड़कियों की अगर बात की जाए तो लड़कों के कंपैरिजन में वो एक चीज शो करती है कि वो ज्यादा छोटी उम्र से, अर्ली जो है, ज्यादा कम उम्र से जो है वो फिजिकल ग्रोथ शो करने लगती हैं एडोलेसेंस के टाइम में लड़कों की अपेक्षा। यानी कि इसको इस तरह से बोला जाता है कि लड़कियों की जो प्यूबर्टी होती है वो जल्दी आती है इन कंपैरिजन टू बॉयज, बॉयज की जो प्यूबर्टी होती है वो थोड़ा सा लेट आती है। इसको अपने को ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आप लड़कियों के बॉडी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसका जो ग्रोथ होगी या उसका जो आपका पूरा का पूरा इवोल्यूशन या डेवलपमेंट होता है वो लड़कों की अपेक्षा ऑल टुगेदर अलग होता है, वो उससे काफी ज्यादा डिफर करती हैं, काफी ज्यादा जो है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी को घुमा के बोल सकते हैं कि लड़कों का जो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो लड़कियों की अपेक्षा ऑल टुगेदर अलग होता है। अब इन सारी चीजों में ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसके पीछे कौन सी जो चीज है वो प्रोमिनेंट रोल अदा कर रही है, वो है आपका जेंडर, आपका जो मेल होना या फीमेल होना, और उसके चलते आपकी बॉडी में कई सारी चीजों की, कई सारी फिजिकल एक्टिविटीज का चलना, कई सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन, डिपेंडिंग अपॉन कि आप मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं, और उसके चलते आपके शरीर का एक तरीके का विकास, आपका एक तरीके का साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन, आपका एक तरीके का सोचने का तरीका, और अकॉर्डिंगली कि आप मेल है या फीमेल है, समाज का आपके साथ में बिहेव करने का तरीका, इन सब चीजों का सम टोटल जो है आपको एक अलग तरीके के इवोल्यूशन में लेकर जाता है। लड़के हैं तो एक ऑल टुगेदर अलग तरीके का इवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप लड़की हो तो फिर आपको एक ऑल टुगेदर अलग तरीके का इन्वायरमेंट, एक इवोल्यूशन जो है, एक डेवलपमेंट जो है या फिर एक प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेगी। तो आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने वाला है एज मेल या फिर एज फीमेल, इसमें आपका जो जेंडर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है न्यूट्रिशन। अब इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, इसमें मतलब इफ एंड बट का सवाल ही नहीं होता कि अगर आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो आपकी ग्रोथ के ऊपर एक अच्छा असर जो है उसका पड़ता है, और अगर आपका न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी होगी तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ जो है वो उससे इंपैक्ट होती है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी न्यूट्रिशन में किस चीज़ की कमी है वो आपकी ग्रोथ के ऊपर एक इंपैक्ट जो है डालेगी। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो एक बच्चे की फूड हैबिट्स के ऊपर, और कई बार उस फूड में जो वो खा रहा है उसमें कितना न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है उसके ऊपर जो है डिपेंड कर जाता है। ह्यूमन बॉडी को, क्योंकि देखिए अपनी जो भी नॉर्मल ग्रोथ वगैरह करनी है, अपनी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, दिन भर में जो एक्टिविटीज वगैरह करनी है उसके लिए, और साथ ही साथ अपनी जो नॉर्मल ग्रोथ करनी है उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट में कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। अब एक बात यह भी है कि जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता है तो कौन सा डेवलपमेंट का फेज आपका चल रहा है उसके ऊपर भी डिफर करता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कब आपको कितनी जो है कैलोरीज वगैरह की जरूरत पड़ेगी। अब एक बहुत छोटा सा बच्चा है, उसको कोई बहुत ज्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मगर वही बच्चा जब 10, 12, 14 साल बाद में एडोलेसेंट बनेगा तब, और जब उसका शरीर एकदम तेजी से विकसित हो रहा होगा प्यूबर्टी हिट करने के बाद में, तो उसमें जो भी विकास वगैरह आना है, जो भी आपका डेवलपमेंट वगैरह आना है, उसके लिए अब उसकी जो रिक्वायरमेंट हो जाएगी कैलोरीज वगैरह की, कैलोरी इंटेक, न्यूट्रिशन वगैरह, इन सारी चीजों की वो बढ़ जाएगी, वो डिफर कर जाएगी। इसी का उल्टा करके अगर हम बोलें कि अगर इसको उतना न्यूट्रिशन वगैरह इस एक बच्चे को अपने किसी भी डेवलपमेंटल फेज में नहीं मिलता, आपको जितना जरूरत है कैलोरीज की, अगर आपको उतनी कैलोरीज नहीं मिल रही
जितना न्यूट्रिशन चाहिए, अगर उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो इस चीज को कहा जाता है मेल न्यूट्रिशन। और अगर आप मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं तो अगर न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में मिल रहा है तो उसके चलते आपकी ग्रोथ जो है बढ़िया होने वाली थी, तो इसका उल्टा भी जो है फिर आपको देखने को मिलेगा। आपके अगर मेल न्यूट्रिशन है तो फिर उस केस में आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत सीवियरली इंपैक्ट होने वाली है। मेल न्यूट्रिशन का जो है एक बहुत एडवर्स इफेक्ट आपको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डेवलपमेंट जो होता है एक बच्चे का उसमें देखने के लिए मिलता है। उसका शारीरिक विकास जो है वो बुरी तरीके से अफेक्ट होता है, उसका मानसिक विकास जो है वो बुरी तरह से अफेक्ट होता है, और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से आप जो कहते हैं फुल फ्लेजेड पर्सनालिटी बनना चाहिए था वो चीज नहीं हो पाती, वो चीज जो है रुक जाती है। आपका विकास जो है उसके ऊपर उसका एक बहुत एडवर्स या फिर बहुत इंपैक्ट असर आपको देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को बचपन से जो है खिलाई पिलाई ठीक करनी चाहिए। अगर आप बचपन से जो है उनको ठीक तरीके से न्यूट्रिशन वगैरह देते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी का एक सर्टेन फेज में अगर डेवलपमेंट ठीक ठीक हो गया तो उसके बाद में फिर अगर बाद में लेट से कोई बीमारी भी होती है, कुछ होता भी है, तो फिर आप रिकवर कर जाते हो। एक स्ट्रक्चरल फेज में जब आपका डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ तब बाद में जो है दिक्कतें आती हैं। ये उसी तरह से है कि जब मकान को बनाया जा रहा था तब अगर मकान की नींव सही पड़ गई है तो फिर अच्छे से जो है तो उसके बाद में फिर मकान की दीवारें बढ़िया तरीके से जो है स्टैंड कर जाएंगी। मगर अगर मकान की नींव ही कमजोर बनाई गई है, नींव कच्ची रह गई है, नींव अच्छी नहीं डाली गई, तो फिर मकान ओवरऑल आप जैसा भी बना लो वो उतना मजबूत या उतना इफेक्टिव या उतना एफिशिएंट नहीं बनकर तैयार होगा जितना आप चाहते थे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक वक्त पर जो है आपका न्यूट्रिशन वगैरह बॉडी को मिले, इंश्योर करना, और मेल न्यूट्रिशन ना हो। अब क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार ये होता है कि बच्चे जनरली जो है, कई आपकी फैमिलीज वगैरह इस तरीके की हैं जो आप मजदूरी में लगी हुई हैं या फिर आपका हैंड टू माउथ जो है वो आपका काम करती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है स्थितियाँ वगैरह ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों की खराब रहती हैं। तो उसके चलते कई बार आप प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है बच्चों को मिल नहीं पाता। सरकार ने इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि ऐसे बच्चों को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, आपका मिड डे मील की स्कीम चलाई है, जिसके तहत जो है सरकार बच्चों को फ्री में आपका स्कूल में एक टाइम बढ़िया मील वगैरह करवाती है, जिससे कि उनके शरीर में कुछ तो मतलब जो है आपका पोषण वगैरह जाए। साथ ही साथ आपको टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं, दवाइयाँ बांटी जाती हैं, बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट जो है करती हैं ताकि जो एक अर्ली फेज़ है ह्यूमन लाइफ की डेवलपमेंट का, बचपन का जो फेज़ है, इसमें किसी तरीके की कोई कमी ना आए और बाद में जाके फिर बच्चा जो है उसका पूरा डेवलपमेंट फिजिकल और फिजियोलॉजिकल तौर पर हो सके। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला आ जाता है एक्सरसाइज। चलें इसको देखते हैं। तो अब अपने को बात करनी है फिजिकल एक्सरसाइजेज जो हैं उसका आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है। जैसे कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि फिजिकल एक्सरसाइजेज वगैरह जो हैं या फिर जो भी आपकी बॉडी का फिजिकल मूवमेंट है, इसका आपके बॉडी के पूरे ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की जाए, बच्चों के लेवल पे जब वो ग्रो कर रहे हैं या फिर अगर आप बड़े हो चुके हैं उसके लेवल पे भी अगर आप देखा जाए, जब आपकी ग्रोथ वगैरह लेट से फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रुक गई है, आप किसी भी फेज़ में किसी भी वक्त में एक्सरसाइज करें, आपको उसका पॉजिटिव इंपैक्ट अपने ऊपर देखने के लिए मिलेगा। बच्चों के केस में ये इसलिए भी ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा असर डालता है। अगर आप लगातार एक्सरसाइज करते जाएंगे, अगर आप अपनी बॉडी से लगातार जो है काम लेते चले जाएंगे, तो मसल्स का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, आपकी सही तरीके से प्रोग्रेस होगी। इसी का उल्टा अगर आप किसी तरीके की लेट से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, इसको बोला जाता है एट्रोफी। यानी कि अगर आप लेट से बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं बॉडी वगैरह का, तो फिर उसके चलते आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उस तरीके से नहीं होती जिस तरह से होना चाहिए। ये नहीं है कि आप श्रिंक होने लगेंगे, मगर हाँ इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है एट्रोफी, और ये इसका लिटरल मतलब होता है रिवर्स ऑफ ग्रोथ। जब आप यूज़ नहीं करते अपनी बॉडी का जितना आपको इस्तेमाल करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी फिर अपने कई सारे फंक्शंस वगैरह जो हैं उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती जितना अच्छे से उसको करना चाहिए। इसको कई बार हम लोग एट्रोफी भी जो है बोल देते हैं, ये ग्रोथ का उल्टा होता है। तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। बच्चे जो हैं अगर वो लगातार एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, फिजिकल गेम्स वगैरह खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उस पर्टिकुलर फेज़ में जब उनका विकास हो रहा है, उस पर्टिकुलर फेज़ में जब उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लगातार एक्सरसाइजेज वगैरह से आपकी मसल्स वगैरह जो हैं, लगातार फिजिकल एक्टिविटीज से आपकी मसल्स भी जो है स्ट्रेंथ वगैरह गेन करती चली जाती हैं, और इसका फिर लंबी दौड़ में फ़ायदा होता है। ठीक है जी, ये अपने को याद रखना है। द इंक्रीज इन मस्कुलर स्ट्रेंथ इज मेनली ड्यू टू बेटर सर्कुलेशन एंड गुड स्टिमुलेशन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द मसल्स। क्या अब जब लगातार एक्सरसाइजेज वगैरह हो रही हैं, लगातार आप फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कर रहे हो, तो बॉडी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पंप कर रही है, न्यूट्रिशन वगैरह जो उसको मिल रहा है उसको सही तरीके से सर्कुलेट कर पा रही है, और इन सब चीज़ों के चलते यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि मसल्स वगैरह जो है आपकी मजबूत होती चली जाती हैं। इसके अलावा आपके स्केलेटन वगैरह की बात की जाए, आपकी हड्डियों की बात की जाए, और भी बाकी चीज़ों की बात की जाए, हर चीज़ के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। बच्चों के फेज़ में जब आप चिल्ड्रन हैं, जब आपका डेवलपमेंट हो रहा है, जब आपकी ग्रोथ हो रही है, एक्सरसाइज मस्ट है। और इंश्योर
करवाया जाना चाहिए कि बच्चे लगातार फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं, लगातार गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, लगातार स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है। एंड ये बात तो खैर बच्चों की हो गई ग्रोथ और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल भी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप एडल्ट भी हो गए हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं फिजिकली, तो देखिए किसी भी सही चीज़ को शुरू करने का कोई गलत वक्त नहीं होता है। अभी भी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ इनमें इन्वॉल्व होइए, आप जिम जाइए, आप किसी स्पोर्ट्स को पकड़िए जिसमें अपना फिजिकल एक्टिविटी करना हो। आप सिंपल वॉक करने से शुरुआत करिए, धीरे धीरे जॉगिंग करिए, रनिंग करिए, कुछ भी करिए, मगर अपने शरीर से लगातार काम करवाते रहिए, अपने शरीर से लगातार मेहनत करवाते रहिए और स्वेटिंग बहाते रहिए। ये कॉमन एक्सपीरियंस है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, जब आपके शरीर से पसीना बहता है, उसके बाद जब आप बैठते हैं, आपको एक अलग तरीके का रिलैक्सेशन महसूस होता है, आपको एक अलग तरीके की शांति, एक अलग तरीके की खुशी महसूस होती है, आपको एक अलग तरीके का जो है फोकस महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है ज़्यादा बेटर तरीके से एफिशिएंट हो जाती है, ज़्यादा बेटर तरीके से काम करने की स्थिति में आ जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेलेवेंट है कि आप अपने शरीर से लगातार काम करवाते रहें, आप अपने शरीर से लगातार जो है मेहनत करवाते रहें। चलें, तो ये जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपकी एक्सरसाइज वगैरह की बात हो गई। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे, वो है हार्मोन्स। इनका भी जो है आपके एक पर्टिकुलर फेज आता है जब आपकी प्यूबर्टी वगैरह शुरू होती है, उसके बाद आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हार्मोन्स जो हैं, चाहे आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके ऊपर इसका भी जो है काफ़ी इम्पैक्ट या असर देखने को मिलता है। क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो अब हम लोगों को हार्मोन्स की बात करनी है। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स जो हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी बॉडी के आपकी जो प्रोसेस हो रही है ग्रोथ की और डेवलपमेंट की, उसके रेगुलेशन में। कई सारे आपके जो हैं हार्मोन्स वगैरह आपकी बॉडी में अलग अलग जगहों पे सिक्रीट होते हैं। अब वो ऑर्गन्स जो ये सारे के सारे हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट करते हैं, उनको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये डक्टलेस ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, अलग अलग जगहों पर ये स्पेसिफिकली आपके मौजूद होते हैं। और कई आपके जो ग्लैंड्स हैं फिर आपके एक या एक से ज़्यादा हार्मोन्स वगैरह आपकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या चल रही है लाइफ की, उसके बेसिस पर सिक्रीट करते हैं। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में जहाँ पर ये हैं लोकली, जिस भी जगह पर ये लगे हुए हैं, वहाँ पे इंटरनली ये थोड़ा थोड़ा हार्मोन वगैरह सिक्रीट करते चले जाते हैं और उसका जो है फिर आपको आपकी बॉडी के ऊपर एक असर या फिर एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। तो हार्मोन्स क्या हुए? हार्मोन्स का मतलब है केमिकल सब्सटेंसेस जिनका आपके शरीर में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अलग अलग जगहों से ये जो निकलने वाले आपके हार्मोन्स हैं, इनका आपके अलग अलग तरीके के प्रभाव आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है जी, ये आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस वगैरह को भी अच्छे से रेगुलेट करते हैं। जनरली जिन ऑर्गन्स वगैरह से हार्मोन्स निकलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हार्मोन्स जो हैं ये इसको आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर इसको इस तरीके से भी आप, क्योंकि हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करनी है, हमें उसकी बायोलॉजी में ज़्यादा जाना नहीं है, तो हम लोग अपने जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो हार्मोन्स को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि भाई हार्मोन्स जो हैं ये फिजियोलॉजिकल सब्सटेंसेज होते हैं जिनमें ये पावर होती है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की एक्टिविटी का लेवल जो है आपका, या फिर किसी सर्टेन ऑर्गन जो है आपकी बॉडी के या ओवरऑल बॉडी की अगर बात कर लें, उसकी एक्टिविटी का जो लेवल है उसको या तो आप इंक्रीज कर दो या फिर आप डिक्रीज कर दो। इस तरीके की क्षमता वाले जो आपके साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं उसको जो है हार्मोन कहा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह लेंगे, उससे आपको बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि थायराइड का जो आपका ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन जो है सिक्रीट करता है और उसके चलते आपके स्केलेटल और मसल ग्रोथ जो है उसके ऊपर एक असर आपको देखने को मिलता है। उसका जो इन्फ्लुएंस है वो आपके स्केलेटन के या फिर आपकी हड्डियों के और साथ ही साथ आपकी मसल की ग्रोथ के ऊपर देखने को मिलता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग थायराइड की दवाइयां खाते हैं कि इनका थायराइड बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर चीज थोड़ी ज्यादा सिक्रीट हो रही है और वो एक नेगेटिव इंपैक्ट वगैरह भी जो है डाल सकती है। तो इस तरीके से अगर आपकी स्केलेटल और मस्कुलर ग्रोथ वगैरह जो है थायराइड ग्लैंड्स से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है। अब अगर ये पर्टिकुलर चीज ज्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रही है तो वो भी गलत है, आपको फिर जो है एबनॉर्मल किस्म की जो है ग्रोथ वगैरह देखने को मिलेगी जो ठीक नहीं है। और लेट से अगर ये सफिशिएंट मात्रा में अगर ये आपके थायराइड वगैरह जो है वो सिक्रीट नहीं हो रहा या फिर सफिशिएंट मात्रा में जो है ये आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है अगर वो सिक्रीट नहीं हो रहा है या फिर जितनी मात्रा में बॉडी को चाहिए उतनी मात्रा में नहीं बन पा रहा है या बिल्कुल ही अगर सिक्रीट नहीं हो रहा है, उस केस में आपको अप्रोप्रिएट ग्रोथ डेवलपमेंट कुछ नहीं देखने को मिलेगा। हर चीज जो है अफेक्ट होती है, हर चीज
के ऊपर इसका असर जो है देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमको इतना समझ में आता है कि हार्मोन्स वगैरह का एक बहुत इंपॉर्टेंट असर जो है आपकी बॉडी के ऊपर देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके के एक और हम लोग बात करते हैं, एक ग्लैंड होता है जिसको कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं वो किडनियों के काफी ज्यादा क्लोज सिचुएटेड होते हैं। इनसे एड्रेनालाइन करके एक आपका हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत स्ट्रांग और रैपिड हार्ट बीट के लिए। स्ट्रांग और रैपिड हार्ट बीट का मतलब क्या है, आपका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, बहुत तेजी से धड़क रहा है। इसके चलते क्या होगा, बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन अंदर आएगी, ऑक्सीजन वगैरह जो है आपका शरीर जो है अंदर लेगा और ब्लड की मदद से जो है आपका जो हार्ट है उसको बड़ी मात्रा में पंप करेगा। अब अगर ज्यादा मात्रा में आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन आएगा, इसका मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है बढ़ जाएगी। जो कई बार कहते हैं ना बहुत जोश में आ गए, बहुत हल्का महसूस हो रहा है, बहुत पावर महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं वो एड्रेनालाइन के रश के कारण आपको देखने को मिलती है। ये इसके एड्रेनालाइन का जो रश होता है, बहुत ज्यादा सिक्रीशन होता है, वो आपकी बॉडी की एक्टिविटीज को एकदम से जो है बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। कई बार आप एकदम से बहुत जबरदस्त एक्टिव जो महसूस करने लगते हैं, उसके पीछे इसको कहा जाता है। इसके पीछे ये जो पर्टिकुलर चीज है ये रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से एक और आपके ग्लैंड होते हैं जिनको गोनाड्स कहा जाता है। गोनाड्स जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं और ये आपके वो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं जो आपके ग्रोथ और सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो पॉइंट ये है कहने का कि हार्मोन्स का आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर एक बहुत इंपैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो वो सिक्रीशन हो रहा है हार्मोन का वो कितनी मात्रा में हो रहा है, उसके ऊपर उसके बेसिस पे कहा जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर आपका हार्मोन है, जैसे थायराइड के ग्लैंड से निकलने वाला थायरॉक्सिन हो गया, तो थायरॉक्सिन का अगर ज्यादा मात्रा में सिक्रीशन हुआ तो भी गलत है, कम मात्रा में सिक्रीशन हुआ तो भी गलत है। उसका जितनी हमें रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली उसी बैलेंस में उसका सिक्रीशन जरूरी हो जाता है। तो एक ये आपका ग्लैंड हो गया। इसी तरीके से आपके गोनाड्स का जो भी आपका सिक्रीशन वगैरह है, अगर उसका ज्यादा मात्रा में होगा तो भी उसका एक अच्छा असर नहीं पड़ने वाला है, कम मात्रा में हुआ तो भी उसका एक अच्छा असर नहीं पड़ने वाला है। जितना हमारी रिक्वायरमेंट है हमें उसी मात्रा में उसका सिक्रीशन चाहिए पड़ता है। यही बात बाकी सबके लिए कही जा सकती है। एड्रीनल ग्लैंड्स वगैरह एड्रेनालाइन अगर ज़्यादा मात्रा में अगर सिक्रीट होता है तो उसका भी जो है आपको जो असर है अपने ऊपर देखने के लिए मिलता रहता है। तो पॉइंट इज़ कि हमारा शरीर जो है एक तरीके का केमिकल सूप है और इस केमिकल सूप में आपके जो हार्मोन्स हैं वक्त वक्त पे पड़ने वाले मसाले हैं। जो मसाला जितनी मात्रा में पड़ेगा उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब मसालों से खानों में टेस्ट तो आता है इसका, पर ये भी मतलब नहीं आप 1-1 किलो मिर्ची या नमक डालना शुरू कर दें, उससे तो टेस्ट खराब हो जाएगा। तो वही बात जो है हार्मोन्स के लिए है कि एक लिमिट से ज़्यादा अगर सिक्रीट होंगे तो उसका भी नुकसान है, और बिल्कुल ही अगर कम मात्रा में डाले जाएंगे या फिर अगर बिल्कुल ही कम मात्रा में सिक्रीट होंगे तो जैसे कम मात्रा के मसालों में खाने में मज़ा नहीं आता, उसी तरह से आपकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है इन हार्मोन्स की वो पूरी नहीं होगी। आपको एक परफेक्ट बैलेंस जो है वो ज़रूरी होता है। और जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते जाते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, न्यूट्रिशनल फूड अपने बॉडी को देते चले जाते हैं, उसके बेसिस पर ही आपकी जो प्रोसेस वगैरह है इट स्टार्ट्स फॉलोइंग इन द लाइन एंड ये बैलेंस होती चली जाती है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका फैक्टर आता है जिसका ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर असर आपको देखने के लिए मिलता है, उसका नाम है लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट। सबसे पहले लर्निंग की बात करते हैं। लर्निंग जो है, अगर हम लोग साइकोलॉजी की बात करें, अभी मैं फिजियोलॉजी या बाकी सारी किसी भी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग सीधे सीधे साइंस ऑफ साइकोलॉजी या फिर सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो पूरी साइकोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फंडामेंटल टॉपिक है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है बेस्ड है, जिसके चलते हम लोग पूरे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इंसान का जो व्यवहार है वो क्या है क्या नहीं है, उसको साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। अब आपका व्यवहार जो है वो बनता है आपकी सोच से, और सोच आती है लर्निंग से। हर एक इंसान जब पैदा होता है तब उसे कुछ नहीं आता, वक्त के साथ में वो सारी की सारी चीज़ें सीखता है, वो भाषा, वो ज्ञान, वो सोचने का तरीका, वो अपने आप का व्यवहार करने का तरीका, हर चीज़ जो इंसान में आती है वो आती है आपकी लर्निंग से, और उसी के चलते फिर हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ पाते हैं जो आपके साइकोलॉजी का आधार बनता है। तो लर्निंग सबसे एक जो इसको इस तरह से कह सकते हैं, पूरी ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की आपकी जो साइंस है जिसे साइकोलॉजी बोला जाता है, उसका सबसे फंडामेंटल टॉपिक है। डेवलपमेंट जो है उसमें आप अब ये जो लर्निंग है ये आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ को किस तरीके से असर डालती है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। मगर उसके पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि भाई जो आपका ग्रोथ या फिर आपका डेवलपमेंट जो होता है उसमें सिर्फ यही नहीं है कि आपका शरीर बड़ा होता चला जा रहा है। हमने शुरुआत में देखा था डेवलपमेंट की डेफिनेशन में कि इसमें और भी चीज़ें आती हैं। इसमें आपका आप कितने मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योरेशन वगैरह हो गया, या फिर आपकी लर्निंग जो हो गई, ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर लेट से एक व्यक्ति है जिसको बचपन से स्कूल नहीं भेजा गया और वो 20 साल का
हो गया, और एक व्यक्ति है जिसको बचपन से स्कूल भेजा गया है और वो भी लगभग 20 साल का हो गया है, उसने साथ में और भी कई सारी स्किल्स वगैरह सीखी हैं, बाकी सारी चीज़ें, दोनों को एक जैसा खाना दिया गया है, एक जैसा रहने का घर दिया गया है, सब ठीक है, मगर एक बच्चा रेगुलर स्कूल जाता रहा, खेलता कूदता रहा और बाकी सारी जो अलग अलग आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो करता रहा, एक ने कुछ नहीं किया। 20 साल का होने के बाद में अब अगर आप उम्मीद करते हो कि दोनों एग्जैक्टली एक जैसे हो जाएं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूसरा जो बंदा है, एक बंदे में जो है सिर्फ आपका, आप ये कह सकते हैं ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, वो शरीर वगैरह से तो डेवलप हो गया होगा, मगर दूसरा जो बंदा है उसमें आपको डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि उसके वो डेवलपमेंट क्यों आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसने लर्निंग वगैरह जो है उसको इम्पार्ट की गई है और उस लर्निंग के चलते उसमें एक मैच्योरिटी आई है, एक मैच्योरेशन वगैरह जो है उसमें डेवलप हुआ है। अब लर्निंग का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ आप जो है स्कूल में जो सब्जेक्ट्स वगैरह आप सिखाते हैं बस उतनी बातें जो हैं आपने बच्चे को दिखा दी कि भैया ऐड ऐसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट ऐसे करते हैं, ये आपका हिस्ट्री है, ये आपकी ज्योग्राफी है, ये इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, इतना इतना पढ़ लो तो फिर आपकी लर्निंग हो जाएगी। ये ऑब्वियस ही बात है, लर्निंग का एक पार्ट है, मगर ये ओवरऑल जो है इसको पूरा आप लर्निंग बोल नहीं सकते हैं। लर्निंग इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ये सिर्फ उसका एक हिस्सा है, इस जिसको हम लोग स्कूल लर्निंग कहते हैं। तो स्कूल लर्निंग का एक पार्ट है, मगर इसके अलावा भी लर्निंग की पूरी एक्टिविटी में और भी चीज़ें जो हैं डाली जाती हैं। इसमें जो है चाइल्ड का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल और एटीट्यूडनल डेवलपमेंट होता है। कई सारी चीज़ें आपको वक्त वक्त पर इस तरीके की सिखाई जाती हैं। फिजिकल इस तरीके से कि आप लगातार अगर स्पोर्ट्स वगैरह खेलते चले जाते हो तो वक्त के साथ में आप अपनी बॉडी के बारे में लर्न करते हो कि जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना ज़्यादा इसका स्टेमिना बढ़ता चला जा रहा है, ये उतना इफेक्टिवली परफॉर्म कर रही है। तो अपने शरीर के बारे में भी आपको जानकारी जो है लर्निंग की प्रोसेस में लगती है। मेंटली आपको पता चलता है, जितनी किताबें आप पढ़ रहे हो, जितना मेडिटेट आप कर रहे हो, जितना आप प्रैक्टिस करते चले जा रहे हो किसी सब्जेक्ट को लेके, आपकी उतनी जो है नॉलेज बढ़ती चली जा रही है। जितना आप अपने मन का इस्तेमाल कर रहे हो, आपका रिटेंशन जो है उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आप उतना आसानी से जो है चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हो, बाकी सारी चीज़ें। इमोशनल बैलेंस आपका डेवलप होता चला जाता है, जैसे जैसे आप दोस्तों के बीच में बैठते हो, आप उठना बैठना करते हो, फैमिली के साथ में आपका जिस तरीके से मेलजोल होता है, उसके बेसिस पर आपका एक इमोशनल लर्निंग जो है वो डेवलप होना शुरू होती है कि किस भी वक्त में आपको किस तरीके से बिहेव करना है। दुख का इमोशन क्या है, सुख का इमोशन क्या है, बहुत एक्साइट होने का इमोशन क्या है, खुशी का व्यवहार क्या है, सारी चीज़ें। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी इसी के चलते होता है। जैसे अब ये आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्कूल लर्निंग, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आती जाएंगी आपका जो इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक विकास है वो होता चला जाएगा। सोशल हो गया, एटीट्यूडनल डेवलपमेंट होगा, ये चीज़ें डेवलप होती हैं समाज में आप रहने से। जो आपकी सोसाइटी है उनके साथ में जब आप अपना बिहेवियर वगैरह करते हैं, जब आप किस तरीके से उसे कंडक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है आपका सोशल बिहेवियर डिपेंड करता है। और सोशल बिहेवियर के चलते आपका किस तरह का एटीट्यूड रहने वाला है, समाज में आपके किस तरीके के रिश्ते हैं, उसके बेसिस पर आपका एक एटीट्यूडनल डेवलपमेंट भी होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके की सोसाइटी में आप हैं, किस तरीके के एनवायरमेंट में आप रहें, ऑल दैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑल नॉलेज एंड स्किल, ऑल द गुड एंड बैड हैबिट्स, all acquaintances with people and things, all attitudes built up while dealing with people and things are learned। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं जिसके चलते हम व्यवहार करते हैं, जिसके चलते हम सोचते हैं, जिसके चलते हम एक खास तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, इन सबको क्या बोला जाता है? ये सारा का सारा जो नॉलेज है, ये सारा का सारा जो स्किल है, जितनी भी हमारी हैबिट्स वगैरह हैं, अच्छी हो, बुरी हो, सही हो, गलत हो, जो भी हमारे एक्वेंटेंसेस वगैरह हैं, जो आपके लोग वगैरह हैं जिनके साथ में आपका उठना बैठना है, जान पहचान है, ये जितने भी आपके एटीट्यूड्स वगैरह, ये सारी की सारी चीजें हम लोग धीरे 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 लर्न करते हैं। जब हमारा जन्म होता है उसके बाद से लेके जैसे जैसे हमारा प्रोग्रेस होती चली जाती है, जैसे जैसे विकास होता है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज वगैरह हम लोग लर्न करते चले जाते हैं। तो कुल मिला के लर्निंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्निंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो हमको समझ में आता है। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है रीइंफोर्समेंट, उसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं कि रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, रीइंफोर्समेंट की अगर आप बात करें तो किसी चीज को अगर आप बार बार रिपीट करते हैं तो उस रिपीटिशन भी कह सकते हैं उसे, मगर यहां पर उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है रीइंफोर्समेंट। अब ये भी जो है लर्निंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको ऐसे समझते हैं, जब आप छोटे बच्चे थे और आपसे बोला गया था बेटा बोलो कि ये जो चीज है ये है ए, और ए फॉर एप्पल बोलो। अब आपके दिमाग में ये चीज एकदम से जब पहली बार बैठाई गई थी तभी नहीं बैठ गई थी। इस चीज को आपके दिमाग को, कि जब हम लोग इस तरीके की आकृति बनाते हैं, ये दो डंडे ऐसे खींचते हैं और बीच में ये लाइन बना देते हैं, इसको हमको ए पढ़ना है और इसको बड़ा ए पढ़ना है। जब इसको छोटा लिखते हैं तो इसको ऐसा पढ़ना है, इसको भी हमको ए पढ़ना है। अब ये बात आपके दिमाग में बचपन में बैठाने के लिए इसको पता नहीं कितनी बार रिपीट कराया गया था। वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट जो कर करके दिमाग में बैठाई जाती हैं चीजें, उसकी वजह क्या है?
और ये एक बार में नहीं होता कि आपको एक बार ए फॉर एप्पल बोल दिया और आपने उसको बस जिंदगी भर के लिए याद कर लिया। बार 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 ये चीज जो है वो करवाई जाती है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि दिमाग इसको एब्जॉर्ब करे। ये चीज जो है वो कहलाती है रीइंफोर्समेंट। और कम से कम बचपन की जो शुरुआती फेजेस होते हैं, इनफैक्ट बात के लिए वो बात लागू होती है, मगर आपके शुरुआती जो फेजेस वगैरह होते हैं, जब बेसिक एजुकेशन दिया जाना शुरू किया जाता है, तब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है लर्निंग की एक्टिविटी में। इसी तरीके से एक्सरसाइज हो गई या एक्टिविटी वगैरह हो गई, वो भी लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार किसी चीज को एक एक्सरसाइज कर ली और आप हीमैन बन गए, या फिर एक बार आपने एक्सरसाइज कर ली और आप जो एकदम फिट हो गए। लगातार आपको उस चीज को रिपीट करना पड़ेगा। तो चाहे आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, आपका जो बेसिक स्कूल एजुकेशन है उसकी बात कर लें, चाहे आप फिजिकल एजुकेशन की बात कर लें, एक्सरसाइज हो गई या किसी भी चीज में एक्टिविटी हो गई और बार बार उसका जो रिपीटिशन हो गया, वो बहुत ज्यादा जरूरी या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लर्निंग के लिए। इट मे बी अ मोटर एक्टिविटी एज इन प्लेइंग ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और इट मे बी अ सेंसरी एक्टिविटी एज इन लिसनिंग टू अ पीस ऑफ म्यूजिक। अब ये चीज आप किसी पे भी लागू कर सकते हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज पर भी लागू कर सकते हो या आपकी मेंटल एक्टिविटीज पर भी लागू कर सकते हो, मगर इतना तय है कि आपको लर्निंग वगैरह में रीइंफोर्समेंट वगैरह करना पड़ेगा। आपको एक चीज को कई बार जो है रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप उस चीज को ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है जी। लर्निंग बाय डूइंग इज एन ओल्ड साइकोलॉजिकल प्रोवर्ब, नाउ इट इज एक्सेप्टेड दैट एक्टिविटी शुड बी रिपीटेड टिल वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो ये चीज तो खैर साइकोलॉजी में हमेशा से बताई जाती है कि अगर आप किसी चीज को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, उसको लर्न करना चाहते हैं, तो उसको करके देखिए, और अगर उसमें परफेक्शन चाहते हैं उसको बार 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 कर देखिए। तो ये चीज हमेशा से जो है इंसानों के पास में थी। ये चीज साइकोलॉजिकल प्रोवर्ब भी है कि अगर आपको सीखना है किसी चीज को तो उसको कर सीखिए। जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। और आज की तारीख में इस बात को खुलकर एक्सेप्ट कर लिया गया है हर तरीके से कि अगर आप चाहते हैं किसी चीज में आपकी डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको मिले, एक सर्टेन लेवल तक अगर आपको परफेक्शन चाहिए, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप लगातार एक एक्टिविटी को रिपीट करते चले जाएं, जब तक कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इसीलिए कई लोग ये भी कहने लगे हैं कि आप ये कहने की जगह कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि सीखने के लिए आप करके देखो, जरूरी ये हो जाता है कि आप लर्निंग बाय डूइंग एंड गेटिंग रिजल्ट्स जो है इसका इस्तेमाल करते हैं कि लगातार तब तक करते रहिए जब तक आप सीखे नहीं, और सीखने के बाद भी तब तक करते रहिए जब तक आप जिस तरीके के रिजल्ट चाहते हैं उस तरीके के रिजल्ट आपको ना मिल जाए। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ड्राइविंग की बात कर लेते हैं। किसी ने आपको पूरा ड्राइव करना सिखा दिया कि इस तरीके से सारी चीजें की जाती हैं, और उसके बाद में आप परफेक्ट नहीं हो जाते, फिर आपको वो खुद चला के सीखना पड़ती है। पहली बार में उतना अच्छी नहीं चलती, उसके बाद आप फिर कोशिश करते हैं, धीरे आपका पूरा टाइम ध्यान रहता है कि कहां पे कब क्लच दबाना है, कब गियर पकड़ना है, कब क्या करना है क्या नहीं करना। मगर वक्त के साथ में जैसे जैसे प्रैक्टिस होती चली जाती है, वैसे वैसे आपका परफेक्शन बनता चला जाता है और आप ज्यादा बेटर तरीके से जो है सीखते चले जाते हैं। तो आपको बता दिया गाड़ी चलाना, वो नॉलेज इंपार्ट करना हो गया। धीरे धीरे आपने जो एक दो बार तीन बार प्रैक्टिस करके किया, वो आपका लर्निंग हो गई, और लगातार उसके बाद में प्रैक्टिस करके परफेक्शन हासिल कर लेना, वो आपका रीइंफोर्समेंट हो गया। तो ये चीज अगर आप करते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालती है। और इसी तरह से हम लोग हर एक जो चीज है उसको परफेक्शन के लेवल तक या फिर नेक्स्ट टू परफेक्शन के लेवल तक सीख सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बातचीत करेंगे पोल्यूशन और उसका फिर क्या असर पड़ता है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, उसके बारे में। देखिए, इसमें तो कोई शक की बात है नहीं कि पोल्यूशन जो है वो हमारे ऊपर एक नेगेटिव असर डालता है, हमारी सेहत के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इसका एक गलत असर पड़ता है। चाहे आप एयर की बात कर लें, चाहे आप वाटर पोल्यूशन की बात कर लें, चाहे आप किसी और तरीके के पोल्यूशन की बात कर लें, हर एक तरीके का पोल्यूशन एक नेगेटिव और एक एडवर्स इफेक्ट आपके ऊपर दिखाएगा, एक नेगेटिव या फिर एक एडवर्स इम्पैक्ट आपके ऊपर शो करता ही करता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मगर साथ ही साथ ये पोल्यूशन अगर छोटी उम्र से, अगर बचपन से आप इसके साथ में एक्सपोज होने लगें, तो ये आपकी हेल्थ पे असर करने के साथ ही साथ आपके ग्रोथ और आपकी डेवलपमेंट का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर चल रहा है, पूरा का पूरा जो आपका विकास हो रहा है, आपका जो सर्वांगीण विकास हो रहा है, इसके ऊपर भी जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। कैसे, थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे जनरली एक बहुत कॉमन परसेप्शन है, कॉमन बात है, परसेप्शन क्या है, कॉमन फैक्ट ही है कि एयर पोल्यूशन जो है वो आपके फेफड़ों के लिए, आपके लंग्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। आपके पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो है एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा घातक माना गया है। ठीक है जी, इसमें कोई मतलब ऐसा इफ़ एंड बट की बात नहीं है, ये चीज़ एक फैक्ट है कि एयर पोल्यूशन वगैरह जो होगा उससे आपके फेफड़ों के ऊपर, आपके पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर असर पड़ता है, एंड अकॉर्डिंगली फिर बाकी आपके जो ऑर्गन्स वगैरह हैं उसके ऊपर उसका एक असर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें कोई शक की बात नहीं। इनफैक्ट जो आपका हर साल दिल्ली में होता है, दिवाली वगैरह खत्म होने के बाद जो किसान पराली जलाना शुरू करते हैं और बाकी सारी चीज़ें, उन सब के चलते जो आपका
दिल्ली में एक सर्टेन फेज आता है जब एक आपका चारों तरफ आपको धुंध और कोहरा देखने को मिलता है, मतलब उसमें भयंकर आपको एयर पोल्यूशन वगैरह जो है समझ में आता है। ऑड इवन की स्कीम चला के देख ली और काफ़ी सारी चीज़ें करके देख ली, मगर वो चीज़ से जो है अभी भी हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हर साल वो चीज़ कुछ वक्त के लिए एक आध महीने का जो एक स्लॉट आता है उसमें होती है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दिल्ली को गैस चेंबर तक की संज्ञा दे दी है। तो इतना भयानक जो है एयर पोल्यूशन अपने को वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब ये जो एयर पोल्यूशन है नो डाउट आपके सेहत वगैरह को नुकसान तो देगा ही देगा। जो आपके एडल्ट हैं या फिर कोई भी एज के लोग हैं उनकी सेहत पे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मगर साथ ही साथ जो आपकी नई स्टडीज़ और नई रिसर्च वगैरह निकल कर आती चली जा रही हैं उससे ये भी पता चल रहा है कि ये अगर छोटे उम्र से आपको अगर छोटे उम्र के जो बच्चे हैं अगर वो इससे लगातार एक्सपोज होते रहें तो कहीं ना कहीं वो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी असर डालता है, उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, उनका पूरा विकास नहीं होने देता है, या फिर उनका जो एक डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो है ये नुकसान करता है, कहीं ना कहीं ये आड़े आता है। इसी तरह से एक और पोल्यूशन है वो है इंडोर पोल्यूशन, ठीक है, या फिर आपके हाउस होल्ड में अगर कोई चीज़ चल रही है उसका पोल्यूशन। अब जनरली इसका जो है बहुत इम्पैक्ट या फिर बहुत एडवर्स इफेक्ट आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर देखने के लिए मिलता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, बाकी तरीके के पोल्यूशन तो फिर सबको बराबरी से इफेक्ट करते हैं, मगर इंडोर पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट देखा गया है। और इल हेल्थ वगैरह तो होगी, आपकी हेल्थ वगैरह तो खराब करेगा ही करेगा, मगर आपका पूरा का पूरा विकास जो है उसका नुकसान कर देगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपके घरों में जो पेंट होता है उसमें जो लेड शामिल होता है वो, अब अगर कहीं पर आपके घर में पेंट हुआ है और वो धीरे धीरे जो है झड़ना शुरू हो गया, लेट्स उसकी पपड़ियां बन के निकल रही हैं। अब वो जो पपड़ियां जो हैं पेंट की निकल रही हैं, किसी तरीके से अगर वो बच्चा जो है उसके इनहेल कर ले थोड़ा बहुत, क्योंकि वो पपड़ियां फिर और ज़्यादा फर्दर टूटती चली जाती हैं, अगर वो इनहेल कर ले किसी तरह से, वो किसी पानी में जाके गिर जाए जिससे आप मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, पीते हैं या कुछ करते हैं, खाने में जाके थोड़ा बहुत गिर जाए, किसी तरह से अगर वो बच्चे के अंदर चले जाए, फिर बहुत छोटा बच्चा हो जिसे पता ही नहीं कि वो पपड़ी क्या है, उसे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, अगर वो डायरेक्टली उसको मुंह में रख ले और उसके बाद में जो है वो उसके सिस्टम में अंदर चला जाए, तो ये जो पेंट है वो अब किसी ने सोचा नहीं होगा कि उसके थ्रू भी जो है आपका पोल्यूशन हो सकता है। मगर देखिए, पेंट है, पेंट किया आपने, वो डिग्रेड होना शुरू हुआ, उसकी पपड़ियां वगैरह निकल के गिरने लगी और वो किसी तरह से छोटे बच्चों के अंदर या बढ़ते हुए बच्चों के अंदर चला गया। अब ये जो लेड है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा उनके ग्रोथ वगैरह के लिए। होता क्या है कि ये ग्रोइंग बॉडीज वगैरह में जाके इमर्स हो जाता है और उसके बाद में आपका जो नॉर्मल डेवलपमेंट होना था ब्रेन का खास तौर पर और दूसरे ऑर्गन्स वगैरह को, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और इसके चलते फिर कई बार बच्चों को पता भी नहीं चलता, उनके माता पिता को भी पता नहीं चलता कि उनको क्या बीमारियां हो गई हैं। वो परेशान होते हैं कि बढ़िया खाना पीना भी दे रहे हैं, सारी चीजें हैं, सब हिसाब किताब रख रहे हैं, उसके बाद में भी ये बच्चा जो है उस तरीके से ग्रोथ नहीं शो कर रहा है, इसके दिमाग के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ रहा है, इसका मानसिक तौर से वैसा विकास नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके की चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, अब ये जो इतना बड़ा जो तमाशा हो रहा है, इतना बड़ा जो नाटक हो रहा है, उसके पीछे जो एक चीज रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? लेड। कहां से आया? घर में होने वाले पेंट से। अब किसी ने दिमाग में सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज जो है एक आपका इंटरनल पोल्यूशन के तौर पर जो है इतना हार्मफुल साबित हो सकती है। तो ये तो खैर एक छोटा सा एग्जांपल है, इस तरीके की और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका पोल्यूशन की कैटेगरी में आप रख सकते हो, स्पेसिफिकली इंटरनल पोल्यूशन की कैटेगरी में आप रख सकते हो, जिससे एक्सपोज होकर जो है आपके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असर वगैरह पड़ता है, आपके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट वगैरह इंपैक्ट होती है, उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने का मिलता है। तो ये तो जो हुआ एक पोल्यूशन एज अ फैक्टर जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर असर डालता है। लास्ट फैक्टर जिसके बारे में डिस्कस करना है वो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब है कि आप समाज के किस तबके से बिलोंग करते हैं, आप समाज के किस तबके से उठकर आ रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो तबका है वो है आपका मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में भी आपके कई सारे लेयर्स हैं, कुछ आपके अपर मिडिल क्लास हैं, कुछ आपके एकदम लोअर मिडिल क्लास हैं और कुछ जस्ट हैंड टू माउथ इस तरीके से हैं। एक आ जाती है आपकी अपर क्लास, एक हो जाते हैं रिच और एक हो जाते हैं फिल्थी रिच, और उसके बाद एक आती है आपकी लोअर क्लास के नीचे फिर आपके पुअर के बाद वेरी पुअर, और इस तरीके से फिर आप उसकी जो है कैटेगराइजेशन वगैरह और कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि आपका समाज जो है कई सारे तबकों में, कई सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है और सेक्शंस में कई सारे सब सेक्शंस में डिवाइडेड है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी आपकी इनकम है, कैसा आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, बाकी सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड कर जाती हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आप कौन से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करते हैं, आप समाज के किस तबके से आते हैं, और उसका भी जो है असर आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर देखा गया। अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा बहुत ज्यादा आपको मतलब जो है
है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वगैरह के ऊपर इसका ऐसा है कि 101% असर आपको देखने को मिल रहा हो, बहुत बुरी तरीके से ये चीज इंपैक्ट करती हो, मगर इसका एक असर जो है आपके ऊपर देखने के लिए मिलता ही मिलता है। ये एक रेलेवेंटली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसके पहले के जितने हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े थे वो डायरेक्ट फैक्टर्स होते हैं, वो डायरेक्टली जो है आपके ऊपर इंपैक्ट करते हैं। इसको सेमी डायरेक्ट कह सकते हैं, या पूरी तरह से इनडायरेक्ट कहना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि इसका असर आपको देखने को मिलता है, मगर ये सेमी डायरेक्ट कहा जा सकता है। इसका जो है कुछ ना कुछ आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ता है। वो इस तरीके से पड़ता है कि भाई आपका जो बॉडी का विकास होना है, आपके माइंड का जो विकास होना है, आपका जो मेंटल मेकअप बनना है, आपका जो वैल्यू सिस्टम डेवलप होना है, आपका जो कंडक्ट और बिहेवियर डेवलप होना है, जो जिंदगी भर फिर आपके साथ में रहेगा, ये सारी की सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं ये आपके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ऊपर बहुत हद तक जो है डिपेंड करती हैं। अब ये चीज देखी गई है खास तौर पे कि वो फैमिलीज वगैरह जो प्राइमरीली बहुत हाई इनकम ग्रुप से आती हैं या उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो ज़्यादा एडवांस होती है, और उसमें यह देखा गया है कि फिर उनके जो बच्चे वगैरह होते हैं उनका विकास या फिर उनका डेवलपमेंट कंपैरेटिवली जो है ज़्यादा बेटर होता है उन बच्चों की अपेक्षा जिनकी सोशियो इकोनॉमिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब इसके पीछे के रीजंस ये है कि जो मतलब फैमिलीज थोड़ा सा ज़्यादा हाई इनकम फैमिलीज हैं या ज़्यादा अच्छे से वो खर्च कर सकती हैं, वो ज़्यादा बेटर तरीके का न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकती हैं, बेटर फैसिलिटीज़ वगैरह जो है बच्चों को दे सकती हैं, अच्छे स्कूल्स में भेज सकती हैं, रेगुलर उनको मील्स मिलती हैं, ढंग से उनकी नींद का ध्यान रखा जाता है, और सही एक्सरसाइज और सही एक्सरसाइज वगैरह के लिए गाइडेंस, सही एक्सरसाइज आपको करनी है, उसका असर, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, सारी की सारी चीजें जो हैं आपको इन चीजों का ध्यान जो है जनरली रखा जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा इस तरीके की फैमिलीज वगैरह में बर्थ कंट्रोल का भी ध्यान रखा जाता है। बच्चे कम होते हैं तो फिर उन बच्चों के ऊपर फोकस जो है ज्यादा अच्छे से पेरेंट्स कर पाते हैं। अब इसी की अपेक्षा अगर आप कंपैरेटिवली उतने अच्छे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाली फैमिली से नहीं आते हैं तो उसका नुकसान ये होता है, या तो आपकी इन सारी फैसिलिटीज, इन सारी चीजों की या इन सारे नीड्स में से किसी कुछ नीड्स वगैरह का ध्यान अच्छे से नहीं रखा जाएगा, या फिर अगर आपकी फैमिली का साइज बहुत बड़ा है तो कहीं ना कहीं वो भी जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आपके पूरी की पूरी ग्रोथ को करेगा। क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो फिर और आपके पास इनकम का एक या दो ही सोर्स है तो खाने वाले बहुत हैं, खिलाने वाले बहुत कम है। ऐसी कंडीशन में कई चीजें फिर जो है कॉम्प्रोमाइज होती हैं और वो सीधे सीधे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर असर डालती है। शिक्षा, दीक्षा, बाकी सारी चीजें, प्रॉपर न्यूट्रिशन, आपके जो वैल्यू सिस्टम है, जो उतना ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंडिविजुअल पर, वो सारी चीजें जो है नहीं हो पाती तो फिर उसका असर जो है आपको देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये भी कह सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। डायरेक्टली एकदम से आपको ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर उसमें आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ डेवलप हुई हो तो इसका मतलब आप कर ही नहीं सकते कुछ, या फिर आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ही होगा या फिर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होगा सारी चीजें। अगर वक्त के साथ में आपको अच्छा स्कूल मिल जाए, सरकारी स्कूल ही मिल जाए, मगर अच्छा अगर टीचर्स मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए और बाकी सारी चीजें हो जाएं तो चीजें ठीक भी होती हैं, ऐसा नहीं है, मगर हाँ इसका एक इंपैक्ट आपके साथ जिंदगी भर रहने की देखने के लिए मिलता है। डॉक्टर कलाम एक एग्जांपल है। बहुत आप एक ऐसी फैमिली में आपका जन्म हुआ था जहां पे काफी सारे आपने स्ट्रगल्स किए, सारी चीजें की, तो आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं था, मगर बढ़ते बढ़ते फिर आप में डिटर्मिनेशन था तो आप भारत के राष्ट्रपति बने। वो ऐसे केसेस भी हैं आपके पास में ग्रिड और डिटर्मिनेशन के साथ जिन्होंने अपनी परिस्थितियों को से लड़ा है और उन सारे ऑड्स को जीतते हुए अल्टीमेटली फिर वो जो है अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाए, ऐसे केसेस हैं। मगर हाँ अगर आप जनरल बात करेंगे तो इस चीज का असर आपको देखने के लिए इन जनरल मिलता तो है। तो ये जो है सारे फैक्टर्स हुए जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर असर डालते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने उन सारे फैक्टर्स के बारे में बातचीत करी है जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर असर डालते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस वगैरह हमको देखने के लिए मिलते हैं जब आप डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह में होते हैं, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, तब उस वक्त में क्या क्या बदलाव आपके अंदर आते हैं, उन चेंजेस वगैरह के बारे में हम लोग बातचीत अपने से करेंगे, मगर वो सारी की सारी बातें नेक्स्ट सेशन में होंगी। आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब खत्म करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएं। यहाँ पर सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी तरीके का ना तो कोई पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है, ना किसी तरीके की आपको फीस देना पड़ती है। सारा कंटेंट जो है आपके डिस्पोजल पर है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक शिकायत कई बार बच्चे करते हैं कि सर आपके वीडियोस वगैरह हैं जो आपके चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स के, आपके कई बार वीडियोज़ या प्लेलिस्ट जो है किसी सब्जेक्ट की उसको ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। वाजिब भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह हैं, तो दिक्कत आ जाती है कई बार। तो उस चीज़ का भी हम लोगों ने यहाँ पर खास ध्यान रखा है। यहाँ पर सारा का सारा जो आपका कंटेंट है
उसको एकदम ऑर्डर्ड फैशन में अरेंज किया गया है, जिससे कि आपको किसी कंटेंट को ढूंढने में, किसी सब्जेक्ट या उसकी प्लेलिस्ट को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे ही आप वेबसाइट पर आएंगे वैसे ही आपको सारा का सारा कंटेंट एकदम ऑर्डर्ड फैशन में अरेंज मिलेगा। जैसे सीबीएसई किंडरगार्टन टू 12th इंग्लिश मीडियम का कंटेंट एकदम अलग है, हिंदी मीडियम का कंटेंट अलग है, एनटीएससी का कंटेंट अलग है, ओलंपियाड का, सीयूईटी का, स्पोकन इंग्लिश का और बाकी जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या दूसरे कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स ऑफर करता है, सबका कंटेंट आपको एकदम अलग देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे ही आप किसी पे क्लिक करते हैं, जैसे कि आपने सीबीएसई किंडरगार्टन टू 12th इंग्लिश पर क्लिक किया तो उसका सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, एक्स्ट्रा लर्निंग, किंडरगार्टन, जो भी है सब कुछ आपके सामने निकल कर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अब यहाँ पर लेट से आपको इनमें से किसी पर्टिकुलर क्लास का कंटेंट पढ़ना है, आपने क्लास 11 पे क्लिक किया तो क्लास 11 का जितना कोर्स है, जितना कंटेंट है वो सब आपके सामने आ जाएगा। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइंस के सब्जेक्ट्स दूसरे, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हो गए, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हो गए, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो सब आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। अब इनमें से जो भी आपको पढ़ना है आप उसके ऊपर क्लिक करिए। लेट से आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे क्लिक किया तो फिर इसका सारा का सारा कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। इसका सिलेबस ओवरव्यू, इसका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और जितने भी इसमें चैप्टर हैं, जितना भी कंटेंट है वो सब निकल कर आ जाएगा। और इसको क्लिक कर आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। लेक्चर्स वगैरह प्ले होने लगेंगे और जितना चाहें आप उतना पढ़ें, जितना चाहें आप उतना इसको एक्सेस करें, जितना चाहें आप उतना जो है इसमें से सीखें, उतना जितना चाहें उतना नॉलेज गेन करें। अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी अच्छे से करें, अपने आप को इस नॉलेज से एम्पावर करें, जहाँ जहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं करें, बढ़िया करियर्स वगैरह बनाएं। यही हम लोग चाहते हैं, यही हमारी आप लोगों के साथ में शुभकामनाएं। तो इसके बारे में, इसका जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाएं। इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जितना हो सके आप अपने लोगों के बीच, जिनको आप जानते हैं, जिनको आपको लगता है ज़रूरत है, उनके बीच में अवेयरनेस फैलाएं। और ज्ञान बांटने की ये जो एक तरीके की अलग हम लोगों ने जला रखी है, इसमें आप भी भागीदार बने और ज्ञान के इस प्रचार प्रसार में आप भी कंट्रीब्यूट करें, इसका बेनिफिट उठाएं और दूसरों को भी बेनिफिशियरी बनाएं। तो इसी नोट पर आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद।